हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द ग्रेवयार्ड पोएट्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेवयार्ड पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर ग्रेवयार्ड पोएट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेवयार्ड पोइट्री होती क्या है। Graveyard poetry, a genre prevalent in 18th century British literature, is characterized by its thematic focus on mortality, the transience of life, and the contemplations on death. Graveyard poetry 18th century British literature का एक ऐसा genre था जो कि फोकस करता है mortality की थीम पर। यानी कि इस पोइट्री में इस तरह की पोएम्स लिखी जाती थी जो कि डेथ और mortality को डिपिक्ट करती हैं। इसमें लाइफ के ट्रांजिएंट नेचर को दिखाया जाता है। ट्रांजिएंस का मतलब होता है टेम्पररी होना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ टेम्पररी होती है, एक ना एक दिन डेथ आती ही है, डेथ इनएविटेबल है। इसी को मेन बेस बनाकर ग्रेवयार्ड पोएट्स अपनी पोएम्स लिखा करते थे। The graveyard poets are frequently acknowledged as forerunners of the Gothic literary genre and the Romantic movement. कहा जाता है कि graveyard poets ही Gothic literary genre के forerunners हैं। यानी कि सबसे पहले graveyard poets ने डार्क, सीरियस और ग्लूमी सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखना शुरू किया। इसके बाद ही Gothic literary genre को इंस्पिरेशन मिली और इसके बाद ही रोमांटिक मूवमेंट शुरू होता है। Graveyard poets, also referred to as churchyard poets, hold a special place in literary history. Graveyard poets को ही हम churchyard poets के नाम से जानते हैं। Graveyard poetry में कुछ themes को या कुछ elements को frequently use किया जाता है, जैसे कि tombstones का यूज करना, graveyards का यूज करना और human body के inexorable decay को पोर्ट्रे करना। इनएक्सरेबल का मतलब होता है जिसे इम्पॉसिबल हो रोकना, यानी कि ह्यूमन बॉडी का डिके होना या जिसे हम डेथ भी कह सकते हैं, ये इनएविटेबल है और इसे हम रोक नहीं सकते। जिस समय ग्रेवयार्ड पोएट्स अपनी पोएम्स लिख रहे थे उस समय उनके लिए कोई भी ऐसा टर्म यूज नहीं होता था कि ये पोएट्स ग्रेवयार्ड पोएट्री को बिलोंग करते हैं या ग्रेवयार्ड पोएट्स कहलाते हैं। इन्हें तब तक रिकॉग्निशन नहीं मिला जब तक विलियम मैकनील डिक्सन ने इनके बारे में बात नहीं करी। विलियम मैकनील डिक्सन, an influential literary critic and scholar, addressed the churchyard poets in his work published in 1898, contributing to the understanding and appreciation of this poetic genre. डिक्सन ने ही सबसे पहले 1898 में अपने वर्क में चर्चयार्ड पोएट्स के बारे में बात करी और उन्होंने ही समझा कि किस तरह से ये एक बहुत ही वास्ट पोएटिक जॉनरा है और उन्होंने ही समझा कि किस तरह की पोएट्री ये चर्चयार्ड पोएट्स लिखना चाहते थे और इसके बाद ही इनको रिकॉग्निशन मिला। द ग्रेवयार्ड पोएट्स आर ओरिजिनली लिंक्ड टू द टर्म इल पेंसरोसो due to the thematic and stylistic resemblances found in their writings and John Milton's poem Il Penseroso. ग्रेवयार्ड पोएट्स मिल्टन की स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उनकी पोएम्स में भी हमें इल पेंसरोसो जैसी ही सीरियस थीम्स देखने को मिलती हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी इल पेंसरोसो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इनके थीम्स में हमें देखने को मिलता है कंटेम्पलेशन एक एक्ट होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। इसमें हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ के डीपर ट्रुथ्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनका मीनिंग जानना चाहते हैं। पोएट अपनी पोएट्री के थ्रू लाइफ की इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को खोजने की कोशिश करता है और जिसके लिए वो सॉलिट्यूड का सहारा लेता है। वो अकेला रहना चाहता है। अब जान लेते हैं ग्रेवयार्ड पोएट्री की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले आता है कंटेम्पलेशन ऑफ मॉर्टैलिटी। जैसा कि हमने जाना, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थिंकिंग,
यानी कि हम किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डेथ, द आफ्टर लाइफ एंड द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ग्रेवयार्ड पोइट्री में हम डेथ, आफ्टर लाइफ और ह्यूमन लाइफ के ट्रांजिएंट नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। मोर्निंग एंड लॉस, इसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाता है मोर्निंग के ऊपर। इसमें डेथ जैसी थीम्स होती हैं, मेलेंटलिक एटमॉस्फेयर। इन पोएम्स की टोन काफ़ी ज़्यादा मेलेंटलिक होती है। इसकी सेटिंग जनरली की जाती है ग्रेवयार्ड्स में, चर्च यार्ड्स में, या ऐसी ही लोकेशंस चूज की जाती हैं जो कि डेथ से एसोसिएट करें। इसमें नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि नेचुरल एलिमेंट्स ही होते हैं जो कि साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ को कंप्लीट करते हैं। इसमें हमें मॉरल और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी भी देखने को मिलती है। इसमें कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी रेज किए जाते हैं लाइफ और डेथ को लेकर। अब जान लेते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्री के मेजर पोएट्स के बारे में। ग्रेवयार्ड पोइट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट थे टॉमस ग्रे। इसके बाद आते हैं एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर, टॉमस पार्नल, विलियम कॉलिंस और टॉमस वाटन। टॉमस पार्नल एक आयरिश पोएट और क्लर्जीमैन थे। Recognized as a leading figure among the early Graveyard poets, a group of 18th century poets known for their introspective exploration of themes like mortality and human existence. ये ग्रेवयार्ड पोएट्स के एक लीडिंग फिगर थे जिन्हें अपनी थीम्स के लिए जाना जाता है। इनकी थीम्स में हमें ग्रेवयार्ड पोएट्री की झलक दिखाई देती है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है अ नाइट पीस ऑन डेथ 1721। इसे ग्रेवयार्ड स्कूल मूवमेंट में एक फाउंडेशनल वर्क की तरह जाना जाता है क्योंकि इसके बाद ही इस मूवमेंट को एक बूस्ट मिलता है और इसका डेवलपमेंट होता है। अ नाइट पीस ऑन डेथ पार्नल की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम थी जिसमें इन्होंने मेलेंटलिक स्टाइल का यूज किया है। इन्होंने इसमें नेचर ऑफ डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में बताया है। पार्नल के इस वर्क ने लेटर ग्रेवयार्ड पोएट्स जैसे कि एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर, टॉमस ग्रे को इन्फ्लुएंस किया और इन्होंने भी अपने वर्क में इन्हीं थीम्स को एक्सटेंड किया है। जैसे इस वर्क में पार्नल ने ग्रेवयार्ड के बारे में बताया है। वो ग्रेवयार्ड में टॉम्ब स्टोन्स की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि ग्रेवयार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें साइलेंस और स्टिलनेस देखने को मिलती है। हम अपनी लाइफ की दौड़ भाग से दूर होकर फाइनली इसी जगह आते हैं और हम डेथ से बच नहीं सकते। भले ही हम अपनी ज़िंदगी में कितना भी भागें, कितना भी काम करें, लेकिन अल्टीमेटली डेथ इज़ द रियलिटी। ये एक ऐसा ट्रुथ है जिसे हर किसी को फेस करना ही है और इसी तरह की थीम्स को आगे के ग्रेवयार्ड पोएट्स ने भी यूज़ किया है और अपने वर्ड्स लिखे हैं। ग्रेवयार्ड पोइट्री में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है टॉमस ग्रे का। टॉमस ग्रे, an English poet, classical scholar and esteemed professor at Cambridge University, is renowned for his notable work Elegy Written in a Country Churchyard. टॉमस ग्रे एक इंग्लिश पोएट और क्लासिकल स्कॉलर थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वर्क करते थे। इनका सबसे नोटेबल वर्क है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। This poignant poem contemplates mortality and the existence of ordinary individuals. इसमें टॉमस ग्रे ने ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की बात करी है, यानी कि एक साधारण आदमी की बात करी है कि उसकी मॉर्टैलिटी और एग्जिस्टेंस का इस लाइफ पर, इस सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्रे की पोएम को एक प्रीकर्सर के रूप में देखा जाता है रोमांटिसिज्म के, स्पेशली इन हिज मेडिटेशंस ऑन नेचर, इमोशन एंड द सबलाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इस वर्क में नेचर, इमोशन और सब्लिमिटी की बात करी है। सबलाइम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रैंड होना। टॉमस ग्रे के वर्ड्स में हमें नेचर, इमोशंस और इसी सबलाइम का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। Gray's work frequently explore themes of mortality, the passage of time, and the common human experience.
ग्रेट एवर्ट में हमें मॉर्टैलिटी की थीम, पैसेज ऑफ टाइम और कॉमन पीपल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ग्रे का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751। This poem delves into themes of death, rural poverty and mortality, exploring the simplicity of rural life and the value of every individual's existence. जैसा कि हमने जाना कि टॉमस रे ने अपने वर्ड्स में कॉमन पीपल के बारे में बात करी है। उनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल की लाइफ की वैल्यू या हर इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम में स्पीकर एक रूरल सिमेट्री के पास से गुजर रहा होता है सनसेट के समय, और वो रिफ्लेक्ट करता है मॉर्टैलिटी की थीम पर कि किस तरह से जो कॉमन पीपल होते हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ्स जीते हैं, और जब उनकी डेथ हो जाती है तब भी लाइफ्स को अननोटिस किया जाता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन डेथ के बाद कोई भी आपकी वेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर लोगों को याद रहता है तो सिर्फ आपके वर्च्यूज और आपकी गुड क्वालिटीज। इस पोएम में टॉमस रे विलेजर्स की रस्टेड लाइफ और सिंप्लिसिटी को प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि सिंपल लाइफ होने की बात भी वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जीते हैं। उनकी डेथ के बाद उनकी टॉम्ब स्टोन्स कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं होती हैं, उनकी डेथ के ऊपर कोई ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी सिंप्लिसिटी और अपने वर्च्यूज के लिए जाने जाते हैं, ना कि अपनी वेल्थ या फेम के लिए। ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज 1747। इसमें उन्होंने ईटन कॉलेज में अपने स्कूल डेज को याद करते हुए बताया है कि किस तरह से यूथ काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होता है, यूथ का नेचर काफ़ी केयर फ्री होता है, उन्हें आगे आने वाली हार्डशिप्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो एक केयर फ्री लाइफ जीते हैं, उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है। चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आने के बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ग्रे को एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया फील होती है कि किस तरह से उन्होंने अपने यूथ को छोड़कर एडल्टहुड में कदम रखा था, और किस तरह से लाइफ की सिंप्लिसिटी उन्होंने कहीं खो दी जब वो एडल्ट लाइफ में एंटर होते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी 1757 एंड द बार्ड 1757, ये दोनों ही पोएम्स पिंडारी कोट्स हैं। इसमें हमें ग्रे की क्लासिकल लिटरेचर के लिए डीप इंगेजमेंट और डीप इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ड्राउन्ड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेस 1748। इस पोएम में ग्रे ने ह्यूमर और विट का यूज किया है। इस स्टोरी में हमें एक कैट के बारे में पता चलता है जिसका नाम सेलिमा था। ये गोल्ड फिश को पाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन गोल्ड फिश की चाहत में ये एक पानी से भरे हुए टब में कूद जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ग्रे की ये लाइट हार्टेड नैरेटिव हमें ये बताती है कि लाइफ कितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। जिस तरह से कैट उन गोल्ड फिशेस को पाने के लिए ओवर एम्बिशियस हो गई थी, उसी तरह से इंसान भी अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए या अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है कि वो भूल जाता है कि डेथ इनएविटेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि डिज़ायर्स को पूरा करते करते हम अपनी लाइफ को छोड़कर डेथ के पास चले जाएं। Edward Young, a respected English poet, playwright, and literary critic, best known for his work Night Thoughts, a long, reflective poem on death, life, and immortality. Edward Young एक इंग्लिश पोएट और प्लेराइट थे जिन्हें अपने वर्क नाइट थॉट्स के लिए जाना जाता है। इस पोएम का फुल टाइटल था द कंप्लेंट और नाइट थॉट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। ये एक बहुत ही लंबी और कंटेम्पलेटिव पोएम है। इसमें कई तरह की फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में बताया जाता है। डेथ, सोल, ह्यूमन सफरिंग्स जैसी थीम को यूज किया जाता है। इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इस फॉर्म की वजह से इस पोएम को एक रिदमिक स्टाइल मिलती है जो कि नेचर में या स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल होती है।
exploring the poet's reflections on mortality throughout 9 nights, where he contemplates the grief of losing loved ones, including his wife and friends, and laments human frailties. इस पोयम में स्पीकर अपने लव्ड वंस यानी कि अपनी वाइफ और फ्रेंड्स को एक के बाद एक खोने के बाद लाइफ की रियलिटी और डेथ की इनएविटेबिलिटी के बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है। इसमें पोएट 9 नाइट्स के बारे में बताता है। नाइट 1 के एंड में वो एक बहुत ही मेमोरेबल लाइन यूज़ करते हैं जो थी प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन का यूज़ करते हैं यानी कि अपने इम्पॉर्टेंट एक्शंस को डिले करते हैं, बार बार आज की चीज़ को कल पर डालते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। हमें समय रहते ही जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, जो भी डिसीजंस हमें लेने हैं, वो ले लेने चाहिए, क्योंकि डेथ किसी के लिए नहीं रुकती और टाइम भी किसी के लिए नहीं रुकता। यही इस पोयम का एसेंस है कि हमें टाइम रहते ही सही एक्शंस लेने चाहिए। नाइट थॉट्स को सिग्निफिकेंट प्रेज मिलता है अपनी रिलीज के बाद, लेकिन इस पोयम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि इसके नोटेबल इलस्ट्रेशंस बनाए थे विलियम ब्लेक ने 1797 में। रॉबर्ट ब्लेयर एक स्कॉटिश पोएट थे जिन्हें अपने वर्क द ग्रेव ले जाना जाता है। It is a reflective and meditative poem that explores themes of mortality and afterlife and the human condition. इस पोयम में mortality, afterlife और human condition की themes दिखाई गई हैं। इस पोयम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है जो कि पोयम के मूड को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। Blair's poem explores the universal truth of mortality. It underscores humanity's tendency to procrastinate on significant issues and live as though death is distant. ब्लेयर की पोयम भी ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करती हैं। रॉबर्ट ब्लेयर ने भी बात करी है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना चाहिए। समय रहते ही हमें उन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, उन इश्यूज़ के ऊपर एक्ट करना चाहिए जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्लेयर critiques the illusion that life will always offer another chance for improvement or reformation, reminding readers of the urgency to live wisely and morally in the present. ब्लेयर रीडर्स को यही याद कराने की कोशिश करते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके वाइजली रहना चाहिए, मॉरली रहना चाहिए प्रेजेंट में। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ अभी बहुत लंबी है और हमें दूसरा मौका मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हमें जो मौका मिला है उसी को हमें पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए और प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना चाहिए। William Collins was an important English poet during the mid-18th century, recognized for his lyrical and expressive style. विलियम कॉलिंस एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट थे जिन्हें अपने लिरिकल और एक्सप्रेसिव स्टाइल के लिए जाना जाता है। हालांकि ये ग्रेवयार्ड स्कूल के एक सेंट्रल फिगर नहीं थे, लेकिन इनके कुछ वर्ड्स में हमें थीम्स देखने को मिलती हैं जो कि मेलेंकली और ग्रेवयार्ड पोइट्री के मूड को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हैं। His odes often delve into complex emotional states and philosophical reflections. जिस तरह से ग्रेवयार्ड पोइट्री में हमें एक इंट्रोस्पेक्टिव नेचर देखने को मिलता है, यानी कि हम लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, हम लाइफ की डीपर मीनिंग्स को खोजने की कोशिश करते हैं, उसी तरह विलियम कॉलिंस के भी ओड्स में हमें इसी तरह की थीम्स देखने को मिलती हैं। कॉलिंस की सबसे इम्पॉर्टेंट पोयम थी ओड टू फियर। इस पोयम में ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंस के डार्कर एस्पेक्ट्स को बताया गया है। इनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है ओड ऑन द डेथ ऑफ थॉमसन 1749। ये वर्क जेम्स थॉमसन के ऊपर लिखा गया था जो कि इनके क्लोज फ्रेंड थे और एक एस्टीम्ड पोएट थे जो कि अपने वर्क द सीजन्स ले जाने जाते थे। Thomas Warton, an English poet, critic, and literary historian, was known for his significant contributions to English poetry and his impact on the Romantic movement. ये एक इंग्लिश पोएट, क्रिटिक और लिटरेरी हिस्टोरियन थे जो कि अपने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं।
इन्हें 1785 से लेकर 1790 के बीच में यूनाइटेड किंगडम का पोएट लॉरिएट भी अपॉइंट किया गया था। थॉमस वॉर्टन की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है द प्लेजर्स ऑफ मेलैंकोली। Written in 1747, it explores the complex and often paradoxical emotions associated with melancholy. The poem delves into the somber beauty of solitude, the contemplation of mortality, and the sublime experience of nature, reflecting a deep appreciation for the darker aspects of human existence. टॉमस वॉर्टन ने इस वर्क में मेलेंकली को एसोसिएट किया है प्लेजर के साथ, यानी हमें इसमें एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। जनरली पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो ऑपोजिट सिचुएशंस को साथ में लाया जाता है या दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को या वर्ड्स को साथ में लाया जाता है जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उस सेंटेंस को या जब हम उस पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं तो हमें उसके अंदर एक डीपर मीनिंग समझ में आता है। जैसे कि एक फेमस पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है लेस इज मोर। ये फ्रेज सजेस्ट करता है कि सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म भी कभी कभी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी तरह से टॉमस वॉर्टन ने भी मेलैंकोली को एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। इस पोएम में मेलैंकोली की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि किस तरह से हम जब मेलैंकोली को अपनी लाइफ में इन्वोक करते हैं या फील करते हैं, उसी के साथ ही हमें एक प्रोफाउंड जॉय या प्लेजर भी फील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेलैंकोली हमें हमेशा अपनी बिजी लाइफ से या सिटीज़ की बिजी लाइफ से दूर ले जाती है। ऐसा हम लोग भी फील करते हैं कि जब हम सैड होते हैं या हमें मेलैंकोली फील होती है तो हम अक्सर लोगों से दूर जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। हम रिमोट एरियाज में चले जाते हैं, क्वाइट लोकेशंस में चले जाते हैं और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हमें नेचर के पास जाकर ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से मेलैंकोली एक सोर्स है जो हमें नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करवाती है। ये हमें ऐसी क्वाइट लोकेशंस पर ले जाती है जहाँ पर हम अपने आप को समझ सकते हैं। हम सिर्फ एक ही इंसान के साथ अपना समय बिताते हैं और वो है खुद के साथ। ये पोएम एंड में यही सजेस्ट करती है कि किस तरह से मेलैंकोली की वजह से जब हम क्वाइट लोकेशंस में चले जाते हैं, रिमोट एरियाज़ में चले जाते हैं, अकेले होते हैं, तो किस तरह से हमारा माइंड और सोल एलिवेट होते हैं और हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ पाते हैं, अपने आप से ही ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इस तरह से मेलैंकोली हमें वही एनलाइटनमेंट देती है या वही हैप्पीनेस फील करवाती है जो कि ग्रेट सेंट्स फील करते हैं जब उन्हें साल्वेशन मिल जाता है या मोक्ष मिल जाता है। ये थी ग्रेवयार्ड पोइट्री और इससे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनलेट शेल्फ। थैंक यू सो मच।